जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम BA 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के थर्ड पेपर जिसका कोड पोल 307 है, जिसका शीर्षक इंटरनेशनल रिलेशंस है, के सत्र 2024-25 प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। यह परीक्षा दिनांक 26 अप्रैल 2025 को संपन्न हुई है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जनक किसे माना जाता है? तो यह ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, हांस मार्गेनथाउ को। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मुख्य रूप से किनके बीच संबंधों से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्र राज्य जो संप्रभुत्व संपन्न राज्य होते हैं और गैर राज्यकर्ता वैश्विक कारक, इन दोनों से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवादी दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पर जोर देना। क्वेश्चन नंबर 4, केनेथ वाल्श द्वारा विकसित नव यथार्थवाद पारंपरिक यथार्थवाद से भिन्न है। क्यों भिन्न है? तो यह मानव स्वभाव के बजाय संरचनात्मक कारकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, जो नव यथार्थवाद है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, वैश्विक राजनीति में निर्णय लेने की प्रक्रिया मुख्य रूप से किससे प्रभावित होती है? तो यह मुख्य रूप से राष्ट्रीय हित और शक्ति की गतिशीलता से प्रभावित होती है, इसीलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निर्णय लेने की प्रक्रिया में कौन सा मॉडल साधारणतया उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, तर्कसंगत अभिकल्प मॉडल। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिस्टम थ्योरी के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिस्टम थ्योरी मार्टन कैप्लान द्वारा प्रयोग की गई है। क्वेश्चन नंबर 8, गेम थ्योरी में शून्य योग खेल, जिसको जीरो सम गेम भी कहते हैं, का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, एक खिलाड़ी की जीत दूसरे खिलाड़ी की हार पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गेम थ्योरी का उदाहरण है? तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, कैदियों की दुविधा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दो कथन दिए गए हैं। कथन एक आपका है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मुख्य रूप से राष्ट्र राज्यों के बीच सत्ता संबंधों पर केंद्रित होती है, यह सही है। कारण है इसका आर, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अराजकतावादी है, अर्थात सभी राज्यों को नियंत्रित करने वाली कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है, यह भी सही है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही ढंग से ए की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 11, गेम थ्योरी में कैदियों की दुविधा क्या दर्शाती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, तर्कसंगतकर्ता सहयोग करने में कैसे विफल हो जाते हैं, ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 12, गेम थ्योरी का मुख्य आधार क्या है? तो इसका मुख्य आधार खिलाड़ी यानी कि जो संप्रभु राज्य होते हैं वो अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए राजनीतिक रूप से कार्य करते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, सिस्टम थ्योरी में परस्पर निर्भरता का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एक राज्य का व्यवहार अन्य राज्यों को प्रभावित करता है और उनसे प्रभावित भी होता है। क्वेश्चन नंबर 14, गेम थ्योरी की कौन सी स्थिति शीत युद्ध के दौरान परमाणु प्रतिरोध को सबसे अच्छी तरह से समझाती है? तो दी प्रिजनर्स डिलेमा, जिसको कैदियों की दुविधा भी कहते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर सूचियों का मिलान करना है। तो शास्त्रीय यथार्थवाद से संबंधित हांस जे मार्गेनथाउ हैं, नव यथार्थवाद केनेथ वाल्श। इस आधार पे हम देखेंगे तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, आप लोग इसको मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व प्रणाली सिद्धांत के अनुसार विश्व को कैसे विभाजित किया जाता है? तो विश्व प्रणाली सिद्धांत के जो विचारक हैं वो केंद्र, परिधि और अर्ध परिधि में विश्व को विभाजित करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, नव यथार्थवाद और शास्त्रीय यथार्थवाद के बीच प्रमुख अंतर क्या है? तो इन दोनों के मध्य प्रमुख अंतर यह है कि जो शास्त्रीय यथार्थवाद है वो शक्ति को लक्ष्य मानता है और नव यथार्थवाद इसे सुरक्षा का साधन मानता है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कियोन और ने के अनुसार जटिल परस्पर निर्भरता क्या कम करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा,
नीति उपकरण के रूप में सैन्य संघर्ष को। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वेस्टफेलियन राज्य प्रणाली की नहीं है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, वैश्विक सरकार की निगरानी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय शक्ति का मूर्त तत्व है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सैन्य क्षमता। अन्य तीनों भी राष्ट्रीय शक्ति के तत्व हैं, लेकिन यह अमूर्त तत्व हैं। मूर्त तत्व यहाँ पर सैन्य क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित था? तो आप देखेंगे राष्ट्रसंघ भी सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित था, संयुक्त राष्ट्र संघ भी सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है, और नाटो भी सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस आधार पे हालांकि तीनों ही सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित हैं, लेकिन ऑप्शन बी यहाँ पर अधिक तर्कसंगत है, नाटो, क्योंकि यहाँ पर किसी एक पर आक्रमण सभी के ऊपर आक्रमण माना जाता है, और नाटो जो है एक सैन्य संगठन है, जबकि संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्रसंघ सैन्य संगठन नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 22, शक्ति संतुलन सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? तो शक्ति संतुलन सिद्धांत शांति शक्ति के समान वितरण से प्राप्त होती है, इस पे बल देता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय हित की प्राथमिकता तय करने में सबसे प्रभावशाली कारक कौन सा है? तो सबसे प्रभावशाली कारक यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर राजनीतिक विचारधारा किसी राष्ट्र की सबसे प्रभावशाली कारक होती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, शक्ति संतुलन सिद्धांत में बफर स्टेट की भूमिका क्या है? तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, युद्ध को रोकना। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको सुमेल करना है, तो आप देखेंगे कठोर शक्ति जो है, कठोर शक्ति किसे कहते हैं? तो जो सैन्य और आर्थिक शक्ति है उसे हम कठोर शक्ति कहते हैं। नरम शक्ति के अंतर्गत आपकी संस्कृति, सभ्यता और कूटनीतिक चीज़ें आ जाती हैं। तो इस आधार पे हम देखेंगे आपका प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, इसको आप लोग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यहाँ भी का मिलान ही करना है इनका। तो आप देखेंगे नाटो जो है वो एक पर हमला सब पर हमला, जो मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, यानी कि डी का यहाँ पर 4 है। इस आधार पर हम देखेंगे इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी है, इसको आप लोग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय शक्ति का प्रमुख तत्व कौन सा है? तो राष्ट्रीय शक्ति के प्रमुख तत्वों में सभी तत्व शामिल हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, शक्ति संतुलन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता क्या है? इसकी एक प्रमुख विशेषता सैन्य क्षमताओं का समान वितरण है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय हित की विशेषता क्या है? तो राष्ट्रीय हित की विशेषता यह है कि ये गतिशील होता है और समय के साथ जो है परिवर्तित होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, किस दार्शनिक ने कहा था कि विदेश नीति को राष्ट्रीय हित द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, निकोलो मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 31, ट्रैक टू कूटनीति की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, गैर सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा की गई अनौपचारिक वार्ता। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि ने शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के सामरिक परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करने की रूपरेखा तैयार की? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, साल्ट 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 33, समकालीन वैश्विक राजनीति में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना की प्रमुख आलोचना क्या है? तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसकी जो स्थायी सदस्यता है वह यूरोप केंद्रित है और बहुत पुरानी है। क्वेश्चन नंबर 34, परमाणु रणनीति में निवारण सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, बड़े पैमाने पर प्रतिशोध का खतरा युद्ध को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 35, ये ब्रेटाल वुड्स से लिखा हुआ ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन होगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का निर्माण करना था, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36, मार्शल प्लान को किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तैयार किया गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, यूरोप को आर्थिक सहायता देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37,
निम्नलिखित में से कौन सी घटना को शीत युद्ध के प्रतीकात्मक अंत के रूप में जाना जाता है? तो आप देखेंगे बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, बर्लिन की दीवार का गिरना। क्वेश्चन नंबर 38, क्यूबा मिसाइल संकट 1962 को परमाणु युद्ध के सबसे करीब माना जाता है। किस कूटनीतिक कदम से आखिरकार तनाव कम हुआ? तो सोवियत मिसाइलों को क्यूबा से हटाने का सार्वजनिक समझौता यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी संयुक्त राष्ट्र की संस्था शांति रक्षा मिशनों को अधिकृत करती है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, सुरक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 40, ट्रूमैन सिद्धांत का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, साम्यवाद के प्रसार को रोकना। क्वेश्चन नंबर 41, बांडुंग सम्मेलन 1955 क्यों महत्वपूर्ण था? तो इस सम्मेलन के द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, नई विश्व व्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सामान्यतः क्या अर्थ होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, शीत युद्ध के बाद अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय विश्व की ओर बदलाव। क्वेश्चन नंबर 43, समकालीन विश्व में कौन सा क्षेत्र वैश्विक राजनीति प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गया है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 44, किस वैश्विक घटना ने वैश्वीकरण की कमजोरियों और राज्यों की परस्पर निर्भरता को उजागर किया? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, कोविड-19 महामारी। क्वेश्चन नंबर 45, समकालीन उदार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए एक प्रमुख चुनौती क्या है? तो 45 का जो राइट आंसर होगा वह राष्ट्रवादी एवं लोकलुभावन आंदोलनों का उदय। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46, समकालीन वैश्विक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, बहुध्रुवीयता जिसमें कई शक्ति केंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 47, याल्टा सम्मेलन 1945 का प्रमुख परिणाम क्या था? तो इसका प्रमुख परिणाम जर्मनी के कब्जे के क्षेत्रों में विभाजन करना था। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48, किस सिद्धांत के तहत संयुक्त राष्ट्र किसी संप्रभु राज्य में गंभीर परिस्थितियों में सैन्य हस्तक्षेप कर सकता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, मानवीय हस्तक्षेप, मानवीय आधार पे। क्वेश्चन नंबर 49, उदारवाद के अनुसार राष्ट्रों के मध्य संघर्ष को क्या रोक सकता है? तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, आर्थिक परस्पर निर्भरता। लास्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक शासन पर उदारवादी सिद्धांतों का परिणाम है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, संयुक्त राष्ट्र। इसी प्रकार के अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।